Geoffrey Chaucer is a medieval writer and he has written prologue to the Canterbury Tale. Before that, he has written same book in in French language. And after that, when he comes to know about value of English, people started approaching English language. They are getting interest in vernacular language that was existed over there in England. Three language they were very important. When Geoffrey Chaucer was over there, three language they were very important. So what were the language? Let's see. जब जेफरी चौसर वहाँ पे मौजूद थे, जेफरी चौसर की एज है 1340 में पैदा हुआ है इंग्लैंड में और उसकी डेथ हुई है 1400 में। जब जेफरी चौसर मौजूद था तो जेफरी चौसर को कहा जाता है, बाज़ का क्वेश्चन आता है, आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछती है कि डिस्कस जेफरी चौसर एज अ dawn of renaissance and sunset of the medieval age। जेफरी चौसर को डिस्कस करें कि वो एक आगाज था किसका, रेनेसेंस एज का, एंड ही वाज अ सनसेट ऑफ द मेडिवल एज। यानी जब वो मौजूद था तो मेडिवल एज ख़त्म हो रही थी और कौन सी एज आ रही थी? एज आ रही थी रेनेसेंस एज। एंड व्हाट वाज अ रेनेसेंस एज? रेनेसेंस एज ऐसी एज थी कि उस दौर में जितने भी राइटर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रोमन ग्रीक के वर्क को दोबारा से रीइंटरप्रेट किया था, रिवाइव किया, उन्होंने उसको दोबारा से उसके ऊपर वर्क किया और बहुत सारे जो उनके मैन्युस्क्रिप्ट थे, उनके लिखे हुए वर्क थे, अरिस्टोटल, प्लेटो और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके राइटर्स जो हैं, उनके वर्क जो है वो मैक्सिमम लोगों को मिल गए। और वो कैसे मिले सुनिएगा। कहते हैं कि पेट्रार्क जो है उसके पास बहुत ज़्यादा इस तरह के जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसके हाथ आए। जेफरी चौसर चूंकि वर्क करता रहा है, क्या उसने काम किया है, एज अ रॉयलिस्ट भी था, यानी उसने रॉयल जो ख़ानदान था उसके साथ वर्क किया है, एज एम्बेसडर वर्क किया है। तो जेफरी चौसर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाता था, जैसे फ्रांस हुआ या उसके साथ कंट्री इटली के अंदर जाता था। तो इटली के अंदर उस वक्त क्या आ चुका था? रेनेसेंस आ चुका था। इटली के अंदर रेनेसेंस एज आ चुकी थी। तो जब वो इटली में गया तो उसकी मुलाकात हुई, जेफरी चौसर की किससे मुलाकात हुई? बोकाशियो से। आपने इस राइटर का नाम सुना होगा। और एक राइटर था पेट्रार्क, एक राइटर था डांटे। ये क्या थे? ये इटालियन राइटर थे, पोएट्स थे। अब बोकाशियो जो था ये पोएट था, इसने भी एक बुक लिखी थी डेकामेरन। बोकाशियो की जो डेकामेरन बुक थी उसमें उसने सोसाइटी और जितने भी प्रीस्ट थे, कैथोलिसिज्म से रिलेटेड जो प्रीस्ट थे उनको निशाना बनाया था स्टायर का, लेकिन उसने एक ख़ास सेक्ट को ही, जो जितने भी वो प्रीस्ट थे उनको निशाना बनाया था स्टायर का। जब इसने ये बुक पढ़ी तो इसने अपनी सोसाइटी को देखा, इसने कहा वहाँ भी तो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ही थिंक्स अबाउट द पीपल इन हिज कंट्री, व्हाट दे वर डूइंग, दे वर सेलिंग पार्डन्स क्या होता है? माफ़ीनामे देते थे। मतलब कोई बंदा, किसी की डेथ होगी तो वो कहता है मैं फलां बंदे को मार के आ गया हूँ, कत्ल कर दिया है, तो कितने पैसे? उसने वो बताना है कि 5000 पाउंड दे दो, भी 10,000 पाउंड दे दो। 2 बंदों को मार दिया 10,000 पाउंड, 5 को मार दिया ये 50,000 पाउंड। तो इस तरह वो पैसे दे के माफ़ीनामे लेते थे। तो जेफरी चौसर ने जब उस सारे मामलात को देखा कि मेरे चर्च के लोग क्या कर रहे हैं, मेरी यानी जो क्लास है वर्किंग क्लास क्या कर रही है, पीसेंट्री क्लास क्या कर रही है, पीसेंट वगैरह ये क्या कर रहे हैं, लेबर क्लास क्या कर रही है, कोर्टियर क्लास क्या कर रही है, तो इसके मन में एक ख्याल आया कि मैं भी बोकाशियो की तरह लिखूंगा। यानी इसने, मैंने आपको बताया कि बतौर यानी बादशाह के काफ़ी करीब था। उस वक्त जो बादशाह हुकूमत कर रहा था इंग्लैंड में, उसका नाम था एडवर्ड III। मैं आज आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको डील कर सको।
मतलब पैराग्राफ फॉर्म कर सको, लिख सको, आपके पास मैक्सिमम नॉलेज हो कि उसने ये बुक लिखी क्यों थी, और उसके बाद हम एक एक राइटर, एक एक जितने भी उसके लाइन टू लाइन टेक्स्ट भी आपको पढ़ाऊंगा। NKM सीरीज़ ले लें आप, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको स्नैपशॉट सेंड कर दूंगा। अच्छा, एडवर्ड III जो है वो हुकूमत कर रहा था और ये जेफरी चौसर के काफ़ी करीब था, यानी चौसर की इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। जेफरी चौसर को वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर भेजता, लिखना भी अच्छा जानता था, पोएट था, राइटर था, कोर्टियर था और एम्बेसडर था, और डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट करता और इसे नॉलेज भी अच्छा खासा था। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था वैसे चौसर भी। तो चौसर जब, एक स्टूडेंट और आ गए, चौसर ने जब विज़िट किया फ्रांस को तो वो बहुत मुतासर हुआ। इवन कि उसने फ्रांस में भी पोइट्री की, उसने फ्रेंच लैंग्वेज में भी पोइट्री की, उसने लैटिन लैंग्वेज में भी लिखा, उसने इवन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा। और ये पहला राइटर है जिसने इंग्लिश को इस तरह लिखा कि वो पूरी एज को उसने क्या कर दिया, इनकैप्सुलेट कर लिया। आजकल अगर आप किसी से बात करें, उसे किसी और पोएट का विलियम लैंगलैंड का पता हो या ना हो, जॉन विक्लीफ का पता हो या ना हो, लेकिन उसे ये पता होगा कि जेफरी चौसर जो है वो मेडिवल राइटर है और वो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, क्योंकि इसने उस वक्त की जो लैंग्वेज मौजूद थी उसमें लिखा। उस वक्त इंग्लिश इतनी एक रा फॉर्म में मौजूद थी। लैंग्वेज की इकसाम होती हैं, देखिएगा, अगर तो प्योर लैंग्वेज कोडिफाई है और वो एक कंप्लीट एक्सेंट के साथ बोली जाती है, परफेक्ट एक्सेंट के साथ बोली जाती है, तो उसे कहते हैं कि वो कंप्लीट स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। अदरवाइज लैंग्वेज जो कोडिफाइड नहीं हुई, रिफाइंड नहीं हुई, अच्छे वर्ड उसके अंदर नहीं आए, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनी और किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बोली जाती, तो वो वर्नैकुलर होते हैं। क्या होता है वो? लैंग्वेज का वर्नैकुलर होता है। मतलब हमारी पंजाबी लैंग्वेज जो एक स्टैंडर्ड पंजाबी बोली जाती है पंजाब में, वो एक स्टैंडर्ड पंजाबी है। उर्दू जो हम बोलते हैं, उर्दू की और भी बहुत सारी आप फॉर्म देखेंगे, कोई किस तरह बोलते हैं। अब इंडियन को देख लें, ठीक है, दिल्ली में बोली जाती है या दीगर इंडिया के जो सिटीज़ हैं वो तो वहाँ भी उर्दू हिंदी बोली जाती है। तो आप ज़रा कराची वालों की देख लें या डिफरेंट लोगों की देख लें, तो एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें हम लिखते हैं उसको। तो उस वक्त भी लैंग्वेज, क्योंकि कितने लोगों के बहुत सारे ट्राइब्स जो थे उनसे मिलकर बनी थी। सबसे पहला ट्राइब जो इंग्लैंड में था वो था केल्टिक और गैलिक। केल्टिक और गैलिक जो थे ये दोनों मौजूद थे। अब ये जो केल्टिक और गैलिक ये दो ट्राइब थे, इनकी अपनी लैंग्वेज थी। इनके बाद इनके ऊपर हमला करते हैं रोमन्स। मैं पूरी हिस्ट्री 5 मिनट में आपको समझा दूंगा। रोमन्स जो हैं ये हमला करते हैं, तो जूलियस सीजर एक पहला हुक्मरान था